प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में। मैं हूं आपके साथ आचार्य आशीष, देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर परिचित हो सकते हैं। दर्शकों, फटाफट हम लोग बिना समय गंवाए आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली के आधार पर बनने वाले विभिन्न योगों के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में अनेक प्रकार के योगों की चर्चाएं, आप वहां पर जाकर इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं चंद्र कुंडली के माध्यम से कुछ योग बन रहे हैं, जिनको आप जन्म कुंडली के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली के हिसाब से विशेषकर आप उनको योग एक ही है, चाहे आप जन्म कुंडली के हिसाब से देखें या फिर चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें। लेकिन मैं चंद्र कुंडली के हिसाब से इसलिए कह रहा हूं कि आप इस योग को सामान्यतः अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं आज इस कार्यक्रम के दौरान अनफा, सुनफा, दुरुधरा और केमद्रुम नामक योग की। आपने नाम सुना होगा, खासकर जो लोग ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, लगातार हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम देखते हैं या और भी अन्य जगह से ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, तो ये योग चंद्रमा के कारण बनते हैं, जिसमें से केमद्रुम योग बड़ा प्रसिद्ध है, जो राजा को भी रंक की स्थिति में लेकर के आ सकता है। अर्थात राजकुल में राज सत्ता के पास सन्निकट जन्म लेने वाला व्यक्ति भी इस योग से पीड़ित और दुखी होकर के कंगाल की स्थिति में आ सकता है। लेकिन वहीं अनफा, सुनफा और दुरुधरा नाम का जो योग है, यह शुभ और पुण्य योग और राज योगों की श्रृंखला में आता है। दर्शकों, फटाफट हम लोग चर्चा कर लेंगे। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप लगातार चाहते हैं कि कार्यक्रमों को आप हमारे साथ देखते रहें, तो बेल आइकन बगल में बना होता है, घंटी का निशान, आप उसे दबा सकते हैं ताकि नियमित रूप से आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। हम अनफा की बात करेंगे, सुनफा की बात करेंगे और दुरुधरा, ये तीनों ही राजयोग हैं। अगर हम सबसे पहले अनफा की बात करें, वैसे ये योग चंद्र कुंडली के आधार पर आप कैसे देखेंगे, थोड़ा मैं इसको भी आपको बता देता हूं। आपकी कोई भी राशि है, आप उसके आधार पर जब कुंडली तैयार करेंगे, तो जो आपकी राशि है, आप लग्न में उस स्थान में जो है लग्न स्थान पर उस संख्या को लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर आपकी मेष राशि है, तो आप जब जन्म कुंडली बनाएंगे तो फर्स्ट हाउस में आप किसे रखेंगे? मेष राशि को, यानी 1 अंक को लिखेंगे। अगर वृषभ राशि है तो आप वहां पर 2 अंक लिखेंगे। तो इसी तरह से आप जो है अपनी कुंडली को तैयार कर लें, या फिर अपनी जन्म कुंडली निकालिए और अपनी चंद्र कुंडली को सीधा देखें, या अपने बच्चों की कुंडली। हो सकता है ये योग आपकी तमाम कुंडलियों में से किसी न किसी, क्योंकि अमूमन ये योग लगभग बहुत सारी कुंडलियों में लगभग देखे जाते हैं। आप चंद्र कुंडली निकालिए और मेरे साथ इन योगों को समझने का प्रयास करें कि इन योगों का वास्तविक फल क्या है। अगर चंद्र कुंडली में हम लोग देखते हैं और उसके द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में, यानी एक घर आगे और एक घर पीछे अगर कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये केमद्रुम बनेगा। अगर आगे भी और पीछे भी दोनों स्थान में, यानी द्वितीय और द्वादश दोनों घरों में अगर कोई ग्रह हैं, तो वो दुरुधरा नाम का योग बनेगा। इनके अलग अलग फल हैं, मैं उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन दोनों ग्रह आगे और पीछे नहीं है, तो क्या योग बना? केमद्रुम। और अगर आगे और पीछे दोनों जगह ग्रह हैं, तो कौन सा योग बना? दुरुधरा नाम का योग। और आगे अगर ग्रह है तो वह सुनफा योग बना, और अगर द्वादश में है तो वह अनफा योग बना। कोई भी ग्रह का मतलब यहां पर जो है 3 ग्रहों को छोड़ करके अन्य ग्रहों की चर्चा है। उसमें सबसे पहले तो हम सूर्य को छोड़ लेंगे। ये चारों सूत्र जो योग हैं, इन चारों योगों पर ये नियम लागू होगा। सूर्य को हम लोग छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ अगर ये ग्रह यहां पर बैठते हैं, यानी चंद्रमा के साथ यदि सूर्य बैठ जाता है, तो भी चंद्रमा को अस्तगत माना जाएगा। या चंद्रमा के आगे और पीछे आसपास जब
कोई भी ग्रह सूर्य के होता है तो लगभग अस्तगत हो जाता है। तो सूर्य के आसपास यदि चंद्रमा होंगे तो भी नहीं माना जाएगा ये योग प्रभावी। और राहु और केतु, इन तीनों ग्रहों को हम छोड़ दें तो अन्य 5 ग्रह जो बच जाते हैं उनको लेकर ये चर्चा हो रही है। 9 ग्रह हुए, 3 ग्रह वो छोड़ दिए, चौथा चंद्रमा हो गया और 5 ग्रह अन्य। बहुत आराम से आप समझें, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन धैर्यपूर्वक आप समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। वरना कुछ लोग नीचे कमेंट में कहेंगे कि ये हमारा यहाँ पर ये योग बन रहा है, ये कैसा है, किया है, और सब वीडियो को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो मैं आपको प्रयास करूंगा समझाने का, और फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अवश्य आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो दर्शकों, इसमें सूर्य, राहु और केतु को छोड़ करके अन्य जो 5 ग्रह होंगे उस पर ये योग लागू होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो है, अगर ये योग द्वितीय अनफा जो है, अगर 12वें स्थान पर चंद्रमा अगर रहते हैं तो अनफा बनेगा, द्वितीय स्थान धन भाव में बनेगा तो यह शुनफा नाम का योग बनेगा, और दोनों में होगा तो दुर्धरा, और दोनों रिक्त होंगे तो जो है केमद्रुम योग बनेगा। सूत्र स्पष्ट हो चुका होगा। अच्छा, एक चीज यहां पर, जो अनफा और शुनफा दुर्धरा योग जो है, राजयोग की संज्ञान को क्यों दी गई? अच्छा, एक चीज और भी है, राजयोग हम क्यों कहें? राजयोग का मतलब क्या है कि सिर पर मुकुट पहनना या मुकुट मिल जाना? नहीं, राजयोग का मतलब है कि राजाओं तुल्य जीवन, राजाओं के समान जीवन जीना, राजतुल्य होना। मान सम्मान की दृष्टि से देखें, धन दौलत की दृष्टि से देखें, आपके वर्चस्व के हिसाब से देखें, वो राजाओं के समान राजतुल्य जीवन को वो लोग जीते हैं जिनकी कुंडली में राजयोग होता है। राजयोग की श्रृंखला में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, पंच महापुरुष योगों की चर्चा हो या अन्य भी राजयोग जो होते हैं कुंडली के आधार पर कैसे बनते, क्या बनते हैं, मैं उस पर विस्तार से भी चर्चा कर चुका हूं, तो अभी इस एपिसोड में मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा। तो कुल मिलाकर के अगर अनफा योग है और शुनफा योग है तो ये दोनों ही द्वादश और द्वितीय से संबंध है। द्वितीय भाव हमारे धन का भाव कहलाया जाता है। अच्छा, चंद्रमा एक महत्वपूर्ण ग्रह है, और चंद्रमा यानी मन, अगर मन कंट्रोल में है तो निश्चित रूप से अच्छा है, और मन अगर निरंकुश है तो न जाने कहां ले जाकर पटक दे गाड़ी। चाहे पापी ही ग्रह साथ में क्यों ना हो, चाहे द्वितीय द्वादश में शनि क्यों ना बैठा हो, मंगल क्यों ना बैठा हो। अब आप सोचेंगे यहां पर शनि बैठा है तो धन के मामले में खराब रहेगा, नहीं, ये आपको किसी भी प्रकार से धन भाव में यहां पर शनि बैठेंगे चंद्रमा से सेकंड हाउस पर, तो वो आपको किसी भी प्रकार से कुटिलता से हो या फिर किसी भी नीति और युति या प्रीति के साथ, लेकिन वो यहां पर धनागम करने में, धन को जुटाने में वह योग यहां पर तैयार करेगा। चाहे बड़े अधिकारी लेवल पर हो, चाहे वो छोटा अधिकारी हो, चाहे वो राजनीति में बड़े पद पर हो, या फिर सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहा हो, किसी भी प्रकार से वह यहां पर धन भाव को प्रबल करने का प्रयास करेगा, तो राजाओं जैसा जीवन निश्चित रूप से अपने आप हो जाएगा। अगर केमद्रुम की बात करें तो रिक्त हो जाएगा, दोनों भाव खाली हो जाएंगे, द्वितीय भाव धन भाव और द्वादश व्यय का भाव, तो ये यहां पर अशुभ माना जाता है, और दोनों में ग्रह होंगे तो दुर्धरा नाम का योग बनेगा। इसको लेकर मैं अलग अलग भावों पर क्या क्या इसका प्रभाव रहता है उसको लेकर भी मैं अगली वीडियोस में चर्चा करूंगा। कितने लोग चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दर्शकों, धन भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हों, उसका मोटा मोटा आधार में इसी एपिसोड में आपको बता देता हूं। अगर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो वो उसी आधार पर यहां पर धनागम के स्रोत तैयार करेंगे। क्रूर ग्रह यहां पर बैठे हों तो उस आधार पर करेंगे, पापक ग्रह बैठे हों तो उसी आधार पर करेंगे। वही द्वादश की स्थिति है, अगर खर्च के भाव में वहां पर शनि बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति
जहां स्वभाव में क्रूरता होगी वहां धन के मामले में अत्यधिक व्यय करने वाला। अच्छा, व्यय कब होगा? जब आय होगा। लेकिन यहां पर कभी कभी फजूल के खर्चे भी देखे जा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे तो धन का जो व्यय करेगा वह व्यक्ति अच्छे जगह करेगा, उसका धन वेस्ट में नहीं इन्वेस्ट में जाएगा। शुक्र बैठे होंगे तो अपने अपने जीवन पर, अपने रहन सहन पर, वस्त्र आदि, आभूषण आदि पर खर्च करेगा, अपने शौक के तौर पर वह वहां पर खर्च करेगा। तो इसी प्रकार से अलग अलग ग्रहों का सामान्यतः मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। वैसे इसका अलग अलग भाव पर अलग अलग फलादेश है, मैं उसको लेकर चर्चा करूंगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसी एपिसोड में, इसलिए चर्चा थोड़ी कम रखिए। बाकी अलग अलग भी इस पर मैं यहां पर आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आज अनफा, सुनफा, दुर्धरा और केमद्रुम योग हमने इस पर चर्चा की। दर्शकों, कोई प्रश्न आपके मन में उठता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अध्यात्म और ज्योतिष। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।